बुनियाद प्रोग्राम शुरुआत होने जा रहा है, उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अभिभावक जिनका कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, उनका स्वागत करता हूं। और जो हमारे बुनियाद के 2 सेंटर बने हैं, उनके प्रिंसिपल जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका अपना एक विशिष्ट कार्य होगा और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं उनका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डीओ सर हैं, डीएसएस सर हैं, डीएमएस हैं, और सरकार का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा है पिछले 1-2 सालों में, तो उनके कंधों पे एक बहुत जिम्मेदारी होगी। तो उनको रोल का इम्पोर्टेंस दिखाते हुए उनका भी स्वागत करता हूं। और जो हमारे डीओ सर हैं, जिनसे मेरी आज ही 5-7 मिनट बात हुई है, और मैं अपना आज का स्पीच उनके ही अराउंड रखूँगा, उससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है दुनिया में। तो उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और माननीय डीसी सर, जिनसे आज मेरी दूसरी मुलाकात है। पहला मुलाकात हिसार में जब सर एडीसी थे तब हुआ था, और काफ़ी एक मीटिंग सकारात्मक था। और मुझे इन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो सर का भी स्वागत मैं करता हूँ। जो सफलता है वो सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि समय पे आप जागरूक हैं या नहीं हैं, कितने आप आगे हैं। जो अगर देखा जाए आजकल के समय में कि प्राइवेट स्कूल के तुलना में जो हमारा सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो कम सफल होते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या देश के में जो पैरामीटर बने हुए हैं सफलता के, और उसमें कम सफल होते हैं। सफलता कम होने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उस समय आगे निकल गए। जब से ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन 90s में आया, उसी समय प्राइवेट स्कूल का आगमन हुआ, और वो कहीं न कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बच्चों तक पहुंच पाए, समाज तक पहुंच पाए, और वो लीड कर लिए। और उसी समय हमारे गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में से एक चीज़ का ड्रेन हुआ, बच्चों का ड्रेन हुआ, जो कि सरकारी स्कूल से बच्चे प्राइवेट स्कूल तक गए। और दूसरा जो फ्लो था शिक्षक का, वो शिक्षक के फ्लो में कमी आया। और शिक्षक सिर्फ पढ़ाने मात्र तक नहीं होता है। मैं तो देखा हूँ कि अपने जर्नी में मैं 2013 से शिक्षक के भूमिका में हूँ, और यही देखा हूँ और इसी मेथोडोलॉजी को आगे बढ़ाया हूँ कि शिक्षक को के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उनको पढ़ाना होता है। मैं यूँ देखता हूँ कि शिक्षक को पढ़ाना नहीं होता है। शिक्षक एक लीडर की भूमिका में होता है, जो कि अपने क्लास के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लीड कर रहा होता है। और लीडर में जो जितने भी गुण होना चाहिए, उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि भय को ख़त्म करना। मैं जिस मास को, जिन लोगों को लीड कर रहा होता है, उस लोगों में भय को ख़त्म करना एक लीडर की जिम्मेदारी है। और जो किन्हीं कारणों से 90 के बाद जो शिक्षक शैक्षिक संस्थाओं में उनका रुचि ना हो करके उनका रुचि एमएनसीज़ में, या एमएनसीज़ को जो सर्व करते हैं कंपनी, उनमें, या फिर हमारे गवर्नमेंट जॉब हैं उनमें, या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें, उनका रुझान बढ़ा। एक समय था जब क्लास के अगर 100 बच्चे हुआ करते थे, उस 100 में से 10 बच्चे तो हमेशा ही इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विस के प्रोफेशन को चूज़ करता था। लेकिन 10 के बाद 20 के जो बच्चे थे, रैंक के बच्चे, वो टीचिंग प्रोफेशन में आया करते। वो बच्चे एमएनसीज में चले गए। 20 से 30 रैंक के जो क्लास के बच्चे थे, वो जो एमएनसी को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे देश की कंपनियां हैं उनमें वो चले गए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन 92 में आने के बाद
जब MNCs आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे दिया। जैसे आपने देखा होगा कि ओला उबर आए, शुरू में इतना ज़्यादा ओला उबर ने पैसे दिया ड्राइवर को, गाड़ी वालों को, फिर बाद में तो चीज़ें नॉर्मल हो गया। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया, तो जिसकी वजह से एक जो टैलेंट का ड्रेन हुआ MNCs की तरफ, और उसकी वजह से हमारे शिक्षण संस्थान, जिसमें कि स्कूल भी आता है और IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी आता है, वो दोनों ही जूझने लगे। एक फीडबैक सिस्टम होता है कि किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट होता है, वो आउटपुट अगर उसे पुनः इनपुट के फॉर्म में ना मिले, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि IITs को ले लीजिए या स्कूल को ले लीजिए। IIT से जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो IIT जाना ही जाता है कि वहाँ पे बच्चे बहुत टैलेंटेड पहुँचते हैं, और वहाँ के टीचर तो उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर वही IIT से जो निकले हुए बच्चे हैं वो एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर अगर IIT को नहीं मिलता है, तो तय है कि 30-40 साल के बाद IIT का कमज़ोर होगा और धीरे धीरे उसका पतन भी हो जाएगा। जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे है ना, वो उसमें से कुछ फ्रैक्शन अगर एज ए टीचर स्कूल को नहीं मिला तो स्कूल का पतन होना तय है। और ये हमारे ही देश में नहीं हुआ है, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने देश की ही बात कर रहे हैं। हमारे देश में ही ये नहीं हुआ है, ये किसी भी आज डेवलप्ड कंट्री ले लीजिए, जब कंट्री अंडर डेवलप्ड होता है, अंडर डेवलप्ड स्टेज में होता है, जैसे आप अमेरिका की बात करें तो 300 साल पहले जाइए, तो अंडर डेवलप्ड स्टेज में कंट्री में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल जो होता है वो 100% कह सकते हैं कि वो सरकारी स्कूल ही होता है। जब कंट्री अंडर डेवलप्ड स्टेज से डेवलपिंग स्टेज में जाता है तो वहाँ पे अनकंट्रोल्ड, क्योंकि डेवलपिंग जो स्टेज होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खड़े होते हैं, जिसमें कि प्राइवेट, अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल आते हैं। और जो एडमिशन्स की बात करें तो लगभग 70 to 80% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद जब डेवलप्ड स्टेज होता है, तो आज आप अमेरिका की बात करें या यूरोप की बात करें तो वहाँ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या 10 से 20% ही है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन के ही बच्चे पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल इतना सिस्टमेटिक है कि 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। यही यूरोप के साथ हुआ, और यही कुछ हमारे देश के साथ भी होने जा रहा है कि अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज में हैं, किसी चीज़ के बारे में तरीके से नहीं सोचते हैं, चल रहा है। अरे ये एक नेचुरल चीज़ है कि अभी जो प्राइवेट स्कूल देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे हैं। प्राइवेट स्कूल अपने आप में एक सिंबल बन गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, अब बनना भी चाहिए। हर समय जो लोग काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो एक आज एक जो प्रथा का शुरुआत हुआ है, आप देखेंगे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब सरकार की जिम्मेदारियां राशन पहुंचाने तक हुआ करता था, चावल दाल राशन के दुकानों से वो पहुंचाया जाता था। उसके बाद 70s 80s के दौर आए तो घर की भी बात होने लगी, 90s की बात, 95 की बात आ गई तो रोड्स वगैरह की बात भी होने लगा उसमें। फिर आगे जा कर के देखेंगे तो घर की बात होने लगा, शौचालय की बात होने लगा, पेयजल की बात होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी की बात होने लगा। आज देश की सभी सरकारों में, राज्य की सभी सरकारों में कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का माहौल जो पिछले 2-3-4 सालों से दिख रहा है कि सरकार एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। मतलब उसमें कहीं ना कहीं बेचैनी है कि कैसे हम इस चीज़ को ठीक करें। सॉल्यूशन पता नहीं है, कंफ्यूज है वहाँ, है ना। मन कह सकते हैं कि आपकी विजन लेस है, लोग वैसा बोलते हैं कि डायरेक्शन लेस है, विजन लेस हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा लीडर लेस है, यानी कि कोई लीडर नहीं है जो एजुकेशन सेक्टर को लीड कर सके, जो उसको एक दिशा दे सके, जो उसको एक डायरेक्शन दे सके। तो कहीं ना कहीं बेचैन है, और हर सरकार कुछ ना कुछ करना चाह रही है अपने स्तर पे। आप कई जगह देखेंगे तो इसी तरह के प्रोग्राम, नीट जेईई के कोचिंग्स हर स्टेट में लगभग शुरू है। सफलता उसको इतनी नहीं मिलती है, लेकिन शुरुआत तो सरकार का तो विल पावर तो है जो शुरुआत करा। और ये मेरे हिसाब से हमारा जो तीसरा स्टेज होता है डेवलप्ड स्टेज, डेवलप होने का, जिसमें कि 50 साल लग जाते हैं, उसकी मुझे लगता है कि उसका बीज देश में बो दिया है ना।
हम सभी ने मिल करके ही बोया है और उसका शुरुआत लगभग हो गया है। उसी की आज परिणाम है कि इस तरह की बातें हम लोग इकट्ठा हुए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। और हम तो बोलते हैं कि हम नंबर 1 पावर बनेंगे, लेकिन कोई भी नंबर 1 पावर हो, चाहे पहले आप देखेंगे कि चाइना से लेकर चीज़ें चलता था, कभी उन्होंने रूल करा था वर्ल्ड को, बहुत पहले। उससे पहले आप देखेंगे तो इंडिया के हाथ में रूलिंग था। उसके बाद जो मुग़ल मुस्लिम थे वो उन्होंने रूल करा वर्ल्ड को। फिर उसके बाद देखेंगे कि आप यूरोप ने रूल करा। फिर उसके बाद देखेंगे कि अभी अमेरिका का जो रूल है वो वर्ल्ड ऑर्डर में उसका प्रभाव ज़्यादा है। और ये जब भी चीज़ें जब हुआ है ना, उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है टेक्नोलॉजिकली जब एडवांस जब हुआ, तब जा कर के उसने जो वर्ल्ड ऑर्डर में यानी कि सत्ता जो है वो अपने हाथों में लिया। और टेक्नोलॉजी जब उसका वीक हुआ तो उसका पतन हो गया। आज ब्रिटेन ने मुग़ल से चीज़ को छीना था, वर्ल्ड ऑर्डर में सत्ता लिया था, तो उसकी कारण था कि उनके पास टेक्नोलॉजिकली जो तोप वगैरह थे उन्होंने आविष्कार करा था, बंदूक वगैरह उन्होंने आविष्कार करा था। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आज उनसे अमेरिका ने अगर छीना तो कारण लिया, रसिया ने छीना, रसिया के बाद अमेरिका ने छीना, तो उसका कारण वही है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस। आज देखेंगे कि गूगल, फेसबुक, ये सभी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करता है। ये मत समझिए कि वो आपके लिए बनाया गया है, जिसको कि आप बहुत चाव से यूज़ करते हैं, यूट्यूब को, फेसबुक को। ये सारे बड़े बड़े वेपन्स हैं, बड़े बड़े टूल्स हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें मैनेज करा जाता है वर्ल्ड ऑर्डर। और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा, आप सर्वर भी देखेंगे तो एक यूट्यूब के पास इतना ज़्यादा सर्वर होगा कि शायद बहुत बड़ा करनाल का एक एरिया उनके सर्वर से भरे हुए। हम अलग अलग जगह डिसेंट्रलाइज होने सर्वर है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड को लीड करेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, तो उसका जो जन्म होता है शिक्षा से होता है। शिक्षा के बाद वो टेक्नोलॉजी आता है, क्योंकि पहले साइंस आता है, साइंस के बाद टेक्नोलॉजी आता है। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक डिफरेंस हम सभी को पता होगा। साइंस जो हमारा होता है वो किसी भी चीज़ की नेचर जो है वो नेचर से समझ करके एक प्रिंसिपल्स बनते हैं। और टेक्नोलॉजी जो होता है, जो इंजीनियर होते हैं, वो उस प्रिंसिपल को यूज़ करके टेक्नोलॉजी बनाता है। और जब टेक्नोलॉजी यूज़ में होता है, कोई साइंस यूज़ में नहीं होता है, टेक्नोलॉजी यूज़ में आता है। और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आता है तब हमारा प्रभाव बढ़ता है। जब हमारा प्रभाव बढ़ता है तो हम विश्व गुरु बनने की तरफ चलते हैं। और ये शिक्षा से ही शुरुआत होता है। और जो मैं बात करूँगा कि बहुत सारे लोग, अभी सर से बात हो रही थी करनाल की भूमि के बारे में बता रहे थे, तो बोल रहे थे कि करनाल में तो बच्चा रुकने के लिए तैयार नहीं, 12वीं करा उसके बाद बाहर जाना, ऐसा कल्चर है। और ये बात मुझे पहली बार ही सुनने को मिला है। मैं पंजाब के बारे में तो जरूर सुना था, करनाल के बारे में मुझे पहली बार पता चला है ऐसा कि। तो दैट मीन्स जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का शुरुआत हमारा साइंस से होता है। और साइंस का शुरुआत जो होता है वो कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ कि 1 सेकेंड में आपको कि साइंस का शुरुआत कहाँ से होता है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो आज भागने की जो कल्चर है, जो जॉब के पीछे भागने की जो कल्चर है, जैसे कि मैं करनाल का एग्जांपल लेकर के बताया कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम विदेश में चले जाएं तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम किसी MNC में 3 लाख की जॉब लग जाए तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हमारी ये सोच है, ये सोच हमें कभी भी विश्वगुरु बनने में मदद नहीं करेगा। और यही प्रॉब्लम है। आप अगर बात करेंगे तो 1931 ईस्वी में हमारा देश ने पहला साइंस में नोबेल प्राइज़ जीता था, डॉक्टर CV रमन, जो कि ग्रामीण परिवेश से आते थे। और तब हम गुलाम थे। आज हमें स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए हैं उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, शायद 8 साल कम है। 1931 के बाद 100 साल होने वाले हैं। और 100 साल में हमारे देश ने एक भी साइंस में नोबेल प्राइज़ नहीं जीता है। चाहे हम गिना दें, हमारे देश में अगर उनका जन्म हुआ है, उसके बाद वो 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में वो कहीं बाहर चले गए, तो हम गिना दें, वो अलग बात है। लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूशन है,
IITs हैं या और भी रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशन IISc हैं, वहाँ के लैब ने एक भी रिसर्चर को जन्म नहीं दिया है जो नोबेल प्राइज़ जीत सके। और इतना तो बात तो छोड़िए, जो नोबेल प्राइज़ जब सेलेक्ट होते हैं तो पेपर्स जो काम में आते हैं उस टॉप 100 में भी हमारे देश का नाम नहीं आता। अगर विश्व सुंदरी की बात करें तो 90 के बाद ही अभी तक लगभग 3-4 बार ऐसा हो चुका है, और टॉप 10 में तो लगभग हम हर बार ही आ गए। तो ऐसे झूठी बात करने से चीज़ें तो नहीं होगा। लेकिन आज चाहे DRDO हो चाहे अदर इंस्टीट्यूशन हो, उन्होंने तो काम करा है पिछले 10-15 सालों में, और ये अच्छा है कि काम करने का परिणाम तो कुछ ना कुछ आता है और हम उस दिशा में बढ़ तो रहे हैं। इसका मतलब हमारे टैलेंट, ऐसा नहीं है कि हमारे टैलेंट नहीं थे, हमारे टैलेंट का ब्रेन ड्रेन हुआ। उसी तरह से जैसे कि 90 के बाद हमारे टीचर को लेकर के MNCs लेकर के चला गया, उसी तरह से हमारे देश के टैलेंट को उठा करके जो चाहे यूरोप चाहे अमेरिका चाहे ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने भरपूर उसको यूज़ करा। और आपको दिखा होगा कि नोबेल प्राइज़ के अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं, जो कोर में काम कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग इंडियन हैं। लेकिन जब उसका लेबल लगता है, जब पैकेजिंग लगता है, तो किसी ऑस्ट्रेलियन को मिलता है, तो किसी अमेरिकन को मिलता है, तो किसी यूरोपियन को मिलता है। यानी हमारे काम दब जाता है। तो हमारे काम का दबना, निखार आना तब शुरुआत होगा जब हम अपने को पहचानेंगे। और जब हम अपने को पहचानेंगे, तो मैंने बोला था साइंस की शुरुआत में बताऊंगा, तो साइंस का शुरुआत वहीं से हो जाता है। सच तो बात यह है कि हम सबको लगता है कि हम अपने को पहचानते हैं, और हम में से अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में बात करूं, ऐसे ही लेमैन की तरह बात करूं, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि हम सभी लोग झूठ बोल रहे होते हैं, और हमें से 99.9% लोग अपने को ही नहीं पहचानते, और अपनों को पहचानना ही साइंस है। और जब हमें खुद से हमारी पहचान हो जाएगा, तब डेफिनेटली हम अपने पैरों पर चलने लगेंगे और चीज़ शुरुआत हो जाएगा। वरना स्थिर चीज़ जो होता है वो तो बहुत ही, आप कितना भी फोर्स लगाएं, उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम सभी स्थिर हैं। सभी सरकार एजुकेशन को ठीक करना चाह रही है, कहाँ ठीक कर पा रहे हैं? क्योंकि हम स्थिर लोगों में धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक सिलेंडर ले लीजिए या एक स्फेयर लीजिए, उसको थोड़ा सा चला दीजिए, या रेल को आपको पटरी पर रख दीजिए, थोड़ा फोर्स लगाने के बाद भी चलने लगेगा। और जब चलने लगता है तब तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। सर जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस। तो चल जाने के बाद चीज़ें आसान होता है, लेकिन चलाना, एक कल्चर को एस्टैब्लिश करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। कल पिछले 15 दिनों में पता नहीं क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 सीनियर रिपोर्टर रेवाड़ी के हमारे कैंपस में 2 दिन के लिए आए थे। तो PWD गेस्ट हाउस में रेवाड़ी में रुके थे, और 2 दिन तक एक बारीकियों को स्टडी करा। कभी शंकाएं भी हुई कि ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, फिर कभी लगा कि चलो कुछ अच्छा करना चाह रहे होंगे, देश में इस तरह की खबर जाएगा कि क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी है, अच्छा है। कभी शंकाएं भी लगा कि बारीकी से घुस क्यों रहे हैं रिपोर्टर होकर के, कुछ नेगेटिव तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कल और परसों रेवाड़ी के कैंपस में सरकार की तरफ से 5-7 लोगों की टीम आए, जिसमें कि डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट साइड से, चीफ मिनिस्टर सर का जो चीफ फीडबैक ऑफिसर CFO होता है वो आए, और हमें अचानक उनका आगमन हुआ। और उसके बाद 2 दिन से वो स्टडी कर रहे थे, बहुत तरह की बातें हमसे पूछ रहे थे। फिर अगेन वही बातें हुआ कि क्या करना चाहता है, आदमी डर जाता है। बच्चों से बात करा, बहुत तरह की डेटा को कलेक्ट करा, और फिर बाद में बताया कि इसको चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को काफ़ी सॉलिड करा जाए, काफ़ी अच्छा करा जाए, इसका एक रास्ता बनाया जाए, इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए। अभी ये प्रोग्राम जो है वो आप चला रहे थे, अब इसको सरकार चलाना चाहती है। इसके लिए हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, इसको स्टडी करने के लिए हमें भेजा गया। तो बहुत अच्छा लगा, और उन्हें लगा कि इसमें आप सपोर्ट करें, आपके लीडरशिप में चीज़ को करा जाएगा। तो बात बोला कि हमें इतना चीज़ें कहाँ पता है, हमें सरकार का तो ABC भी नहीं पता है। हम तो अपने स्तर पे जो एक ऊर्जा था, उस ऊर्जा को लेकर के काम कर रहे थे, वरना तो स्ट्रक्चर की बात तो हमें कभी समझ में आया नहीं। लेकिन बोला कि ठीक है, इसके लिए कमेटी बनाया जाएगा, उस कमेटी की मीटिंग होगी। फिर उसके बाद एक तो जो बुनियाद
प्रोग्राम है, अभी अभी मैंने उनको भी बोला कि वो भी शब्द यूज़ कर रहे थे कोचिंग कोचिंग कोचिंग, और मैं सबसे ज़्यादा मैं आहत होता हूँ जब मैं कोचिंग शब्द सुनता हूँ। चाहे आपके लिए, सरकार के लिए कोचिंग ज़रूर हो, लेकिन हमारे लिए कोचिंग चीज़ें नहीं है। जिस मोटिवेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वो इसका एक लेबोरेटरी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि मिश्रा जी आपने 4 साल में हमारे अंदर में जान ले आया, बहुत अच्छा चीज़ आपने करा है। जैसे कि अभी DSS सर बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने उनको बताया पूरी टीम को कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने सिर्फ अभी तक इतना ही काम करा है जिससे कि आपको एक चीज़ें दिखाई देने लगा है, समाज को एक चीज़ें दिखाई देने लगा है, बच्चों को एक चीज़ें दिखाई देने लगा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज़ को देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही काम है और ये एक प्लेटफॉर्म बनाने में ये काम मदद आ सकता है। और अगर आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो एक प्लेटफॉर्म अगर इससे बन जाता है ना, तब जाकर के वहाँ पे काम होगा। और फिर जब 10 साल काम होता है तब हम देखेंगे कि कुछ हुआ है। वरना 40-41 बच्चों को IIT में दाखिला करवाना या 15-20 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देश में जब कोचिंग संस्थाएं नहीं थी तभी भी IAS ऑफिसर IAS में रैंक 1 आता था, IIT में रैंक 1 आता था। और आज जब देश में इसकी बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं तभी भी रैंक 1 आया है। सच तो बात यह है कि मैं बता रहा हूँ कि IIT की हिस्ट्री में जो सबसे कम मार्क्स पे जो सिलेक्शन हुआ होगा इस साल 360 नंबर में से 360 नंबर में से जिस बच्चे के जनरल कैटेगरी में 55 नंबर आए, 55 नंबर, कितना परसेंट हुआ? 16% से भी के आसपास, उससे भी कम। यानी कि 360 में से जिस बच्चे के 55 नंबर आया है उसका IIT में एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी। और हम बोल रहे हैं कि हमारे देश की संस्थाएं, ये संस्थाएं बहुत टॉप नंबर का, ये कोचिंग क्लासेस बहुत नंबर 1 का, ये। और सुपर 100 के बच्चे थे वो 1.5 साल ही प्रोग्राम को शुरुआत, 1 साल तो हमारा समय बच्चों को, जो मैं बता रहा था, भय को ख़त्म करने में लग जाता है। क्योंकि हमारा जो कल्चर है अभी कल्चर, हम अपने को इन्फीरियर समझ लिया। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हर बातों में आपको सुनाई देगा कि हम समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, जबकि बच्चा कमज़ोर होता ही नहीं है। कमज़ोर होता है वयस्क, जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं हम कमज़ोर होते जाते हैं, हमारे में डर बढ़ता जाता है। बच्चा में तो किसी भी तरह का कोई डर भी नहीं होता है। अगर उसने बाघ को नहीं देखा हो मोबाइल पे तो बाघ के सामने भी बिल्कुल ऐसा पेश आएगा जैसा कि बाघ ही ना हो। तो हमारे संस्थाओं ने उनके कॉन्फिडेंस को कम करा। हम कमज़ोर हो गए हैं कि हम अलग अलग चीज़ में अपना समय लगाते हैं, हमारे बच्चे लगाते हैं। हमने उनको MNCs को समय देने के लिए, सोसाइटी में और चीज़ों को समय देने के लिए हमने अपने बच्चों को समय देना कम कर दिया। और जब समय देना हमने कम कर दिया तो दूसरे ने उसका समय को लिया, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे अदर मीन्स, और उसमें उसको कमज़ोर करा। उसका जो एक पॉजिटिव एनर्जी था उस पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करा। तो जो मिशन बुनियाद प्रोग्राम है इसका जो मेन मोटिव है वो 2 है। पहला एक शॉर्ट टर्म जो है वो ये है कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। और जो सुपर 100 प्रोग्राम में थोड़ी बहुत सफलता पाया है वो सिर्फ और सिर्फ उस सफलता का एक ही पर्पस है कि बच्चों में, हमारे सरकार में एक कॉन्फिडेंस जनरेट करा है कि हम कर सकते हैं। आज मैं बताऊं कि बुनियाद प्रोग्राम का जो एक शॉर्ट टर्म का जो गोल है, जो कि सरकार का गोल है, कि इस सुपर 100 प्रोग्राम में जो कि अभी 400 सीट है, 400 सीट है, और इस 400 सीट के लिए 4 सेंटर, अभी भी 4 सेंटर चल रहे हैं। एक करनाल में, एक हिसार में जो कि नहीं चल रहे हैं, इनके बच्चे पंचकुला में और रेवाड़ी में पढ़ रहे हैं, एक पंचकुला में और एक रेवाड़ी में। ये 4 सेंटर सरकार ने 2020 के रिजल्ट के बाद बनाया था। और इसी साल फरवरी में मीटिंग हुआ कि सुपर 100 प्रोग्राम को एक अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार जो कि सरकारी ऑफिशियल और डिपार्टमेंट को मिलता है, वो सुपर 100 प्रोग्राम को मिला था। और तब जाकर के CM सर ने एक कमेटी जो CMGGA होता है, चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस, उनके माध्यम से इस प्रोग्राम को स्टडी करवाया कि इस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस प्रोग्राम को कैसे
फैलाया जाए। तो कमेटी ने विस्तृत स्टडी करने के बाद सरकार के पास 2 रिपोर्ट दिया, जिसमें से एक रिपोर्ट ये था कि 4 सेंटर में से 3 सेंटर को बंद कर दिए जाएं और एक रेवाड़ी के सेंटर को चालू करा जाए। और वो जो स्टडी था, वो स्टडी रिजल्ट उसका सही था मेरे हिसाब से, लेकिन जो फाइंडिंग्स थे वो फाइंडिंग्स गलत थे। फाइंडिंग्स में उन्होंने ये पाया कि जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है, जो कि देश की सबसे टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है, वो पंचकुला में पढ़ा रहे थे। इस ट्यूटोरियल अच्छा ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो पढ़ा रहे थे वहाँ पे। करनाल में भी एक कोई इंस्टीट्यूशन है अच्छा ही, वो पढ़ा रहे थे। रेवाड़ी में हम लोग पढ़ा रहे थे। हिसार के भी ऑपरेशन को पढ़ाने की बात हम लोगों के साथ सरकार ने शुरुआत करा था। और फिर जाकर के रिजल्ट बाकी जगह से नहीं आ रहे थे, सिर्फ रेवाड़ी से आ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि रेवाड़ी में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा था। और इसका कारण, जो कि शिक्षा विभाग मेन कारण नहीं समझ पाएगा, कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो वर्ष 2018 से जो 100 बच्चे आ रहे थे, 2018 में 40 ही बच्चे ऐसे थे इंजीनियरिंग और मेडिकल मिला करके, जिनको कि इस तरह के कंपटीशन को जो सरकार समय मिलता है इस प्रोग्राम को, सरकार ने जो समय मिलता है 20 महीने का, 18 महीने का, 16 महीने का, उस दौरान उन बच्चों को सफलतापूर्वक कोचिंग दिया जा सके। 40 बच्चे, अगले साल वो घट करके 35 बच्चे हो गए, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्राफ जो था नीचे जा रहा था। लेकिन जब 2020 में रिजल्ट हुआ, 2021 में जब पहला रिजल्ट आया था, तो उस बार प्रोग्राम को लगभग 60 के आसपास बच्चे बढ़ करके हो गया था। उसका कारण ये था कि जो एंट्रेंस टेस्ट में 20 बच्चे 25 बच्चे रह जाते थे, वो 20-25 बच्चे मोटिवेट होकर के आ गए, 60-70 बच्चे। और उसी साल सरकार ने 4 सेंटर भी घोषणा कर दिया और 400 सीट कर दिया। बच्चे हमारे पास जो 2 साल में निकाल सकते हैं रिजल्ट, वो है 60-70 सीट है हमारे पास 400। मैंने ये बात 10 फरवरी वाली मीटिंग में रखा था कि सर आप किसी कोचिंग संस्थान को इसके लिए ब्लेम ना करें, और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। बात तो सच है कि हमारे पास जो स्टाफ है उनमें डर है। वो कहीं ना कहीं ये बैठ गए हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में तो हम हैं, तो इसका मतलब है हम कमज़ोर हैं। चाहे हम सभी लोग कहते रहे नहीं गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे अंदर में डर है। कमज़ोर नहीं है, पोटेंशियल की कमी नहीं है, लेकिन बात है डर है। और अगर आप बोला जाता है ना, जो डर गया वो मर गया। तो बात है कि इस डर को ख़त्म करना पड़ेगा। आप 400 सीट अभी ना रखें। उन्होंने 2 बात बताया था कि 400 सीट ना रखें और 4 सेंटर ना रखें, एक ही सेंटर है। सरकार बोला नहीं, हमने 400 सीट अगर कर दिया है तो उसको हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। और रिजल्ट ये निकला कि 400 के 400 बच्चों को इस बार रेवाड़ी दिया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसको प्रूफ करने का कि 400 में पहले रिजल्ट आ रहे थे 40-50, अगर अगले 2 साल के बाद 2024 में भी 40-50 से रिजल्ट आया, तो फिर तो कुछ बात नहीं हुआ कि जो हमारे पढ़ाने के तरीके हैं। अब पढ़ाने के तरीके क्या हैं उसको शुरू में ही मैं बता चुका हूँ। कोई पढ़ाना नहीं, भय खत्म करना। तो जो पढ़ाने के तरीके हैं, जिसको मैं बोला हूँ मोटिवेशन, भय खत्म करना है, उसका एक जो प्रदर्शनी है वो 2024 में हो जाएगा। और 400 बच्चे में अगर 200 बच्चों का, अगर सर पूछ रहे थे अभी, अगर 200 बच्चों का सफलता मिलता है तो ज़रूर एक मॉडल देश में इस्टेब्लिश होगा कि पढ़ाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा चीज़ें टीचर के लीडरशिप जो गुण है, टीचर के जो मोटिवेशन के गुण हैं, वो ज़्यादा होना चाहिए एकेडमिक से। और इस बात को जो है उस रिजल्ट के बाद, इस बात को अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हो सकता है कि कुछ बात सुन ले। अभी तो इस बात को सुनने में लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, ना समझ में आता। सुनना शुरू कर दें। और जो बुनियाद प्रोग्राम सरकार ने एक मकसद से शुरुआत करा है कि इसमें 2600 सीट हैं, उसमें 400 बच्चों को नीट और जेई के लिए जो सुपर 100 प्रोग्राम है उसको मिल जाए, और बाकी के जो बच्चे हैं वो क्लैट हो गया, सीए हो गया, एनडीए हो गया, या स्कूल में बोर्ड के एग्जामिनेशन में बेहतरीन तो नंबर आते ही हैं, लेकिन साइंस की जो समझ हो गया, चाहे बच्चे बाद में एमएससी बीएससी करते हैं तो समझ उनमें एक डेवलप हो जाए। तो
अगर 2024 में अभी आप 9वीं क्लास में बुनियाद प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जो कि ऑनलाइन चलेगा, 3 दिन आपको सेंटर पे आने होंगे स्कूल टाइमिंग में, यानी कि आपके लिए स्कूल वही होगा। 3 दिन आपको शाम को अलग से, जिस दिन स्कूल जा रहे होंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उस दिन शाम को आपको 4 से 7 में क्लासेस लगाया जाएगा। और जब इसका 10वीं में आप जाएंगे तो 9वीं में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपको, मैं बोल रहा हूँ चाहे आपको 9वीं में 2 चैप्टर पढ़ाया जाए या 3 चैप्टर पढ़ाया जाए, अगर ये जितने भी चीज़ें पढ़ाया जाएगा उससे आपको डरना भी नहीं कि 2 ही चैप्टर क्यों पढ़ाया गया, 3 ही चैप्टर क्यों पढ़ाया गया। बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो स्ट्रैटेजिकली पढ़ाया जाएगा। अगर आप 9वीं में एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जब आप 9वीं से 10वीं में जाने वाले होंगे, और उसमें से 400 बच्चों को सिलेक्शन करके सरकार रोहतक में एक किसान मॉडल स्कूल है उसको डेवलप करने जा रही है, या जहाँ पे भी डेवलप करेगी, अभी कई सारे सरकार के पास प्रस्ताव हैं। तो 400 बच्चों को रेसिडेंशियल प्रोग्राम में 10वीं क्लास में डेडिकेटली एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में ऐसे तैयारी करवाया जाएगा कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं जो कि टॉप में रैंक लाते हैं, है ना, और जो सुपर 100 प्रोग्राम को 400 बच्चे की जो ज़रूरत है तो वो 400 बच्चे उस प्रोग्राम के थ्रू मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सुपर 100 प्रोग्राम में यही 400 बच्चे जाएंगे, फिर से एंट्रेंस टेस्ट हुआ यार में जो बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे वो जाएंगे। लेकिन आशा ये है कि ये 400 के 400 बच्चे सुपर 100 प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाए जो 10वीं में रोहतक या किसी और जगह जो रेसिडेंशियल मोड में पढ़ेंगे, और उनका हम इस तरीके से फाउंडेशन तैयार करेंगे। जैसे सर ने तो IIT की तैयारी करा है, अगर आपका मैथमेटिक्स में अगर आपको लीड मिल जाता है ना 10वीं क्लास में, जो कि अदर कोचिंग्स वगैरह भी करते हैं कि बच्चों को 9वीं 10वीं से ही पढ़ाना शुरुआत कर देते हैं या 7वीं से पढ़ाना शुरुआत कर देते हैं, लेकिन ठीक है। तो 10वीं क्लास में अगर हम एक हॉलैंड नाइट की अलजेब्रा की बुक आती है, बेसिक फंडामेंटल की किताब है, अगर 10वीं क्लास में हमारे सिलेबस के साथ साथ सिर्फ एक हॉलैंड नाइट की किताब हम ख़त्म कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2024 में जब आप सुपर 100 प्रोग्राम में आप में से कुछ बच्चे एडमिशन ले रहे होंगे और 2026 में जब IIT या नीट का रिजल्ट आएगा तो 400 के 400 बच्चे अगर सफल होते हैं उस प्रोग्राम में, और उसमें से टॉप के जो रैंक देश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अगर बच्चे का आता है, तो ये देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा। और देश उस समय हरियाणा सरकार की बात को सुन रहा होगा, देश उस समय के कई सारे रिसर्चर सुपर 100 के मॉडल को स्टडी करने के लिए आ रहे होंगे, और ऐसा हो सकता है कि हमारा सुपर 100 प्रोग्राम जो कि 2026 का होगा, जिसमें कि आप में से यहाँ पे प्रेजेंट बच्चे उस 400 बच्चे में होंगे, तो वो लोग एक हरियाणा के स्वर्णिम जो एजुकेशन का इतिहास होगा उसमें ऐतिहासिक एक हमारा दिन होगा। और आज का जो दिन है हमारा, उसका एक पहला दिन हो सकता है कि वो चीज़ें हो। और समय सर के पास भी कम है, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं एक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि आज जब मैं ऐसा मानता हूँ, और इस बात का जो है आपको मेरी बात शायद आज ना समझ में आ जाए, लेकिन ये सच्ची बात है कि बात ये नहीं है कि IAS में रैंक 1 आ जा रहा है किसी कोचिंग संस्थान में, IIT में किसी कोचिंग संस्थान से रैंक 1 आ रहा है। बात 70s की आप देखिए, 60s की भी देखिए, वहाँ पे भी रैंक 1 आते थे, तब कोई कोचिंग नहीं था। सच तो बात यह है कि हमने अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत कमज़ोर कर लिया है। जो 1700 ईस्वी में अगर बर्नौली ने बताया था, हाँ, आज हम सबको जानना चाहिए था। और आज सच बात तो ये है कि MSc कर लेने के बाद अगर बर्नौली थ्योरम कोई ढंग से बता दे, ऐसे लोग बहुत कम हैं। MSc कर लेने के बाद, फर्स्ट क्लास कर लेने के बाद अगर मोल बता दे कि मोल क्या होता है, तो भी नहीं, है ना। मैं जनरली BSc के बच्चों से, जब हमारे यहाँ पे टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए और जब रिक्रूटमेंट होता है, तो मैं पूछता हूँ बताइए तो मोल क्या होता है। मोल नहीं बता सकते कि मोल क्या होता है। अभी तो आप लोग 9वीं 10वीं क्लास में बच्चे हैं, तो ऐसा हमने अपने को खोखला कर लिया है, और खोखला करा है किसी को भर करके। तो एक इसका जो एक सॉल्यूशन है, जब हमारे सारे दही ख़त्म हो जाता है ना, तो सॉल्यूशन बस जामन होता है, जिससे फिर से जमाया जाता है
और जो सरकारी स्कूल में आज भी दामन पड़ा हुआ है, जो कि देश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। मैं इसी तारीफ के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत